हाय एवरीवन, वेलकम टू सीजीबी मेंटर्स। आज के लेक्चर में हम लोग आपके अपकमिंग यूपीएससी सीसेट एग्ज़ाम के लिए जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अल्टीमेटली इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ कॉन्सेप्ट्स की नीड होती है जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम में अपियर होते हो। तो आज के लेक्चर में हम जिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस यूपीएससी सीसेट लेवल के ही हैं, और यदि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि यूपीएससी सीसेट में इन क्वेश्चंस की डिसेंट प्रैक्टिस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सो लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया हुआ है? इन ए सर्टेन क्लास the number of boys is 5 times the number of girls. Which of the following statements is not necessarily true about the total number of students? यदि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि यूजुअली कई बार इस टाइप के एक दो क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। सो क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ बॉयज क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स का 5 टाइम्स है। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि यदि नंबर ऑफ गर्ल्स यदि मैं अभी x मान लूँ तो नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ बॉयज 5x हो जाएगा। सो इन दैट केस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है सो 6x हो जाएगा। ओके, सो बेसिकली क्या यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होगा वो कहीं ना कहीं 6 का मल्टीपल होगा, राइट? क्योंकि ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या 6x है। सो बेसिकली दिस इज 6 इंटू 8। सो ऑब्वियस है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, वो 6 का मल्टीपल है। सो लेट अस लुक एट ए। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3। अब आप मेरे को ये बताओ कि यदि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यदि 6 का मल्टीपल है तो क्या वो 3 का मल्टीपल होगा? वो हर केस में 3 का मल्टीपल होगा। या तो आप इसे देख के भी समझ सकते हो कि जो 6 है वो 3 का कहीं ना कहीं मल्टीपल है, या आप एक नॉर्मल एग्जाम्पल भी लेके देख सकते हो कि जब x की वैल्यू 1 है उस केस में 6x क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जब x की वैल्यू 2 है उस केस में 6x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी। जब x की वैल्यू 3 है उस केस में 6x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18 हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो प्रोबेबल वैल्यूज है ये सारे के सारे वैल्यूज आपको 3 से मल्टीपल दिख रहे होंगे। व्हेन x इक्वल टू 4 उस केस में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा? 24 होगा। सो व्हाट डज इट मीन कि ये जो ऑप्शन ए जो है आपका वो तो ट्रू है, वो हर केस में ट्रू है, राइट? व्हाट अबाउट ऑप्शन बी? द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी 90। सो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है? 6x है। तो क्या ये 90 के इक्वल हो सकता है? आप देखो 6x इक्वल टू 90। हाँ, ये हो सकता है, 6x जो है वो 90 के इक्वल हो सकता है व्हेन x इक्वल टू 15 होगा। सो बेसिकली आपका सेकेंड भी ट्रू है। व्हाट अबाउट द थर्ड वन? व्हाट अबाउट ऑप्शन सी? ऑप्शन सी क्या कह रहा है? द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी 45। सो व्हाट डज इट मीन कि 6x इक्वल टू 45। अब यदि 6x इक्वल टू 45 होगा इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि x इक्वल टू 45/6। यहाँ पर जैसे x इक्वल टू क्या हो जाता? 90/6 होता। सो बेसिकली 15, x की वैल्यू क्या फिजिबल होती? 15 होती। मीन्स ये 15, ये 75 होती। लेकिन यदि आप यहाँ पर देखोगे तो x की वैल्यू 7.5 हो जाएगी। अब आप मेरे को बताओ कि क्या कभी गर्ल्स की नंबर 7.5 हो सकती है? यदि कभी भी आप नंबर ऑफ पर्सन काउंट करोगे तो क्या होगा? वो तो एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, एक नेचुरल नंबर ही होगा, राइट? लेकिन क्या x इक्वल टू 7.5 कभी भी हो सकता है? नहीं हो सकता है। सो व्हाट डज इट मीन कि ये जो आपका ऑप्शन सी है वो ट्रू नहीं है। सो बेसिकली ये आपका जो है सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन डी वैसे क्या कह रहा है? द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज ए मल्टीपल ऑफ 6। ये तो आपको यहाँ इजीली देखने से समझ में आ रहा होगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 6x, दैट इज ए मल्टीपल ऑफ 6। तो डी तो ट्रू होगा, लेकिन सी क्या है आपका? वो डेफिनेटली इनकरेक्ट है। सो द आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया हुआ है? रेनू इज नंबरिंग द पेजेज ऑफ ए नोवेल स्टार्टिंग फ्रॉम पेज 1। बाय द टाइम शी फिनिशेज शी नोटिसेज शी हैज यूज्ड ए टोटल ऑफ 2, 4, 7, 8 digits in all the page numbers. How many pages does the novel have? ओके, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको यूपीएससी सीसेट एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब आप मेरे को बताओ क्या दिया हुआ है कि रेनू जो है सो नोवेल के पेजेस को नंबरिंग कर रही है, राइट? सो ऑब्वियस है कि जब वो पेज 1 को नंबरिंग करेगी तो वो क्या लिखेगी? 1 लिखेगी, राइट?
सिमिलरली जब वो पेज 2 को का नंबरिंग करेगी तब वो क्या लिखेगी, 2 लिखेगी। इसी टाइप से जब वो पेज 9 तक पहुंचेगी तो वो क्या लिखेगी, पेज 9 पे नंबरिंग करेगी तो 9 लिखेगी। ओके, सिमिलरली जब वो पेज 10 पर जाएगी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पेज 10 पर वो 10 लिखेगी, सिमिलरली पेज 11 पर वो 11 लिखेगी। लेकिन अब यहाँ से आपको जो है सो कुछ पैटर्न फाइंड आउट करना होगा। अब देखो जब वो पेज 1 का नंबरिंग कर रही है तब वो 1 लिख रही है, 2 में 2 लिख रही है, सिमिलरली 9 में 9 लिख रहे हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि पेज 1 से लेकर के पेज 9 तक वो सिंगल डिजिट नंबरिंग कर रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9, राइट। सो बेसिकली इतने टाइम में मीन्स पेज 9 तक उसने टोटल कितने डिजिट्स का यूज किया है, 9 into 1, सो दैट इज 9 डिजिट्स। आपको ये समझ में आना चाहिए क्योंकि हर पेज में जो नंबरिंग कर रही है वो सिंगल डिजिट का है। नाउ फोकस ऑन पेज 10 11 एंड कहाँ तक आप सोच सकते हो, पेज 99 तक पहले आप सोचो। देखो आप पेज 10 में भी 2 डिजिट है नंबरिंग में, 11 में भी 2 डिजिट है, सिमिलरली 12 में भी 1 2 लिखेगी, मीन्स 2 नंबर्स मीन्स 2 डिजिट्स, राइट, 2 डिजिट्स। पेज 99 पर भी 99 लिखना होगा। सो व्हाट डज इट मीन कि पेज 10 से लेकर के पेज 99 तक में हर पेज में उसे 2 डिजिट्स का यूज करना होगा। सो अब आपको बताना है कि यहाँ पर पेज 10 से लेकर के 99 तक में कितने नंबर ऑफ पेजेज होंगे। सो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस क्या हो जाएगा, 99 माइनस 10 प्लस 1, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 90। अब देखो 9 के बाद ही किया जा रहा है, सो और पेज 10 से 99 तक जाया जा रहा है, मीन्स टोटल पेज कितने हैं, 90 हैं 10 से लेकर के 99 तक में, और हर पेज पर 2 डिजिट्स है। सो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि 90 पेज है, सो 90 इंटू 2 इक्वल टू 180 डिजिट्स। सो बेसिकली फर्स्ट 9 पेज में सी विल हैव टू यूज 9 डिजिट्स, फिर 10 पेज से 99 पेज तक 180 डिजिट्स। लेकिन उसने टोटल कितना यूज किया है, उसने टोटल डिजिट्स वो बता रही है दैट 2478 डिजिट्स। सो व्हाट डज इट मीन, यदि टोटल 2478 डिजिट्स का यूज किया जा रहा है, और अभी तक आप देखो इफ यू ऑब्जर्व अभी तक पेज 99 तक में टोटल कितने डिजिट का यूज हुआ है, 189 डिजिट्स का यूज हुआ है। 9 प्लस 180 दैट इज इक्वल टू 189। ओके, सो बेसिकली व्हाट डज इट मीन, यदि आप 189 सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। 18 माइनस 9 इज 9, 16 माइनस 8 इज ऑब्वियसली 8, देन 2, देन 2। सो बेसिकली आप 189 डिजिट्स तक तो रेनू यूज कर चुकी है। अभी रेनू को और कितना डिजिट्स का यूज करना है, 2289 डिजिट्स का रेनू को और यूज करना है। सो बेसिकली अब यदि आप लॉजिकली सोचोगे तो पेज 100 से सी विल हैव टू यूज 3 डिजिट्स। देखो आप पेज 100 पे उसे 100 लिखना होगा, पेज 101 पे उसे 101 लिखना होगा। सो आप ऑब्जर्व कर सकते हो देयर आर 3 डिजिट्स, देयर आर 3 डिजिट्स। सो व्हाट डज इट मीन, पेज 100 से उसे हर पेज पर सी विल हैव टू यूज 3 डिजिट्स, राइट। कहाँ तक वो 3 डिजिट्स, यदि सपोज पेज नंबर 999 तक है तो वहां तक उसे 3 डिजिट्स का यूज करना होगा। लेकिन हम पहले वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या वहां तक क्या 999 पेज है। इफ यू लुक एट दीज ऑप्शंस तो 999 पेजेस तो नहीं है। सो बेसिकली 999 तक तो नहीं होगा, राइट, नंबर ऑफ पेजेस। लेकिन हर पेज में अब उसे 3 डिजिट का यूज करना है, और टोटल अभी कितने और डिजिट्स उसे यूज करने हैं, 2289। सो यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो 2289 डिवाइडेड बाय 3, एंड इफ यू ट्राई टू सिंप्लीफाई 3 into 7 21, then 18. So what does it mean, 3 into 6, then 3 into 3. So basically 2289 डिजिट्स का यूज करने के लिए यदि उसे हर पेज पर 3 डिजिट्स का यूज करना है, उसे 763 पेजेस को फिल करना होगा 3 डिजिट से। लेकिन उसने पहले ऑलरेडी कितना पेज तक यूज कर लिया है, सी हैड ऑलरेडी यूज टिल पेज 99। अब उसे 763 पेज और उसे नंबरिंग करना है। सो ये क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 862। सो दिस इज इक्वल टू 862। सो द आंसर इज ऑप्शन बी। सो यू कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस इन योर यूपीएससी सीसेट एग्जाम। देख सकते हो कि काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको बेसिक्स का ही यूज करना है,
राइट, कि हर पेज पे जैसे फर्स्ट से 9 तक हर पेज पे 1 डिजिट यूज हो रहा है, पेज 10th से 99 तक हर पेज पे 2 डिजिट यूज हो रहा, फिर उसके आगे हर पेज पर 3 डिजिट्स यूज हो रहा। नाउ लेट अस फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या दिया हुआ है, विच डायरेक्शन इज जेड फ्रॉम एक्स, दैट इज द क्वेश्चन। यहाँ पर आपको जो है सो जो साइन है a प्लस बी मीन्स a इज नॉर्थ ऑफ b, ये सब आपको क्लियरली मेंशन किया गया। सो लेट अस फोकस ऑन दिस पार्ट। क्या दिया हुआ है आपको, x माइनस वाई, राइट। सो x माइनस वाई का क्या मीनिंग होगा, x माइनस वाई का मीनिंग होगा x इज ईस्ट ऑफ y। सो x इज ईस्ट ऑफ y, देख सकते हो आप, x इज ईस्ट ऑफ y। आई होप कि आपको ये समझ में आता हो, दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, राइट। सो बेसिकली आप देख सकते हो यहां पर कि x क्या है, y के ईस्ट में है। नाउ इफ यू रीड फर्दर y इंटू जेड, अब y इंटू जेड का क्या मतलब है, y इज साउथ ऑफ जेड। y इज साउथ ऑफ जेड का क्या मतलब है, जेड यहां आ जाएगा कहीं, y इज साउथ ऑफ जेड, ओके। अब उसके बाद में ठीक है जेड प्लस टी सब भी दिया हुआ है, लेकिन लेट अस फोकस ऑन द क्वेश्चन, लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, विच डायरेक्शन इज जेड फ्रॉम एक्स, कि जेड का जो डायरेक्शन है वो एक्स से किधर है। सो बेसिकली यदि आप एक्स को यदि ओरिजिन मानोगे यहाँ पर, सो आप देख सकते हो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। सो जेड कहाँ है एक्स से, जेड नॉर्थ वेस्ट में है, जेड कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट में है। सो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज ऑप्शन डी, नॉर्थ वेस्ट। लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हुआ है आपको, द परिमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 50% मोर देन द परिमीटर ऑफ ए स्क्वायर इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 900 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 33.33% मोर देन द साइड ऑफ ए स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको एरिया परिमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन से डील करना पड़ सकता है स्क्वायर रेक्टेंगल सम में, राइट। तो आपको सबसे आसान यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ द स्क्वायर। यदि आपको दिया हुआ है कि एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या है, दैट इज 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको फिर पता होगा कि एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, ये बेसिकली साइड का ही तो स्क्वायर होता है। सो साइड का स्क्वायर क्या है, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बेसिकली यहाँ पर आप देखो, यदि आप दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आ जाएगा आपको, साइड विल बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। और ये साइड किसका है, ये स्क्वायर का साइड है, ये साइड किसका है, स्क्वायर के साइड की लेंथ क्या है, दैट इज 30 सेंटीमीटर, ओके। अब यदि आप और इस सेंटेंस को केयरफुली पढ़ते हो तो आपको समझ में आएगा कि रेक्टेंगल का जो ब्रेड्थ है वो 33.33% मोर देन द साइड ऑफ ए स्क्वायर। सो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज का फ्रैक्शन वाला जो कन्वर्जन होता है कई बार आपको उसका यूज करना पड़ जाता है। सो 33.33% मोर मीन्स क्या, 1/3 मोर, राइट। सो बेसिकली यदि आप 30 का 1/3 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज 10। सो बेसिकली यहां से क्या निकल के आ रहा है कि रेक्टेंगल का जो ब्रेड्थ है वो 10 सेंटीमीटर ज्यादा है, किससे, तो स्क्वायर के साइड से। सो 30 + 10 = 40 सेंटीमीटर। सो दिस इज 40 सेंटीमीटर। अब यदि आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, राइट। सो बेसिकली L × B इज आवर अल्टीमेट गोल, यही तो आपको फाइंड आउट करना है। B का वैल्यू तो आपने फाइंड आउट कर लिया है, दैट इज 40 सेंटीमीटर, लेकिन अभी तक आपको L का वैल्यू नहीं पता है। सो बेसिकली यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ L टू फाइंड व्हाट इज L × B। सो लेट अस लुक एट द फर्स्ट लाइन। क्या दिया हुआ है, द परिमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 50% मोर देन द परिमीटर ऑफ ए स्क्वायर। सो परिमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, दैट इज 4 × द लेंथ ऑफ साइड। सो बेसिकली यदि साइड यदि 30 सेंटीमीटर है तो आप क्या मेरे को बता सकते हो कि स्क्वायर का परिमीटर क्या होगा, स्क्वायर का परिमीटर हो जाएगा 4 × 30 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, दैट इज 120 सेंटीमीटर। अब यदि आप लॉजिकली ऑब्जर्व करो तो क्या दिया हुआ है कि रेक्टेंगल का जो परिमीटर है वो स्क्वायर के परिमीटर से 50% ज्यादा है। सो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि यदि 50% ज्यादा है मीन्स परिमीटर ऑफ रेक्टेंगल 50% ज्यादा है, तो बहुत सारे वेज है
50% ज़्यादा वाले वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए। एक तो होता है कि आप 50% निकाल लो, सो 120 का 50% इज 60, सो 60 प्लस 120 दैट इज इक्वल टू 180। या फिर आप ऐसा भी कुछ कर सकते हो, 120 इंटू 1 प्लस 50 100, कुछ लोग इसे 120 इंटू 1.5, जिस वे में कंफर्टेबल हो यू कैन राइट। सो परिमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 180 सेंटीमीटर। अब आप मेरे को बताओ परिमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। सो बेसिकली दिस इज 2 इंटू एल प्लस बी एंड दिस इज इक्वल टू 180। यहाँ से आप एल प्लस बी फाइंड आउट कर लोगे, दैट इज 180/2 दैट इज 90। एंड आपको ऑलरेडी पता है कि b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 40। सो यदि b की वैल्यू 40 है तो यहाँ से आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे l विल बी 90 माइनस 40 दैट इज 50 सेंटीमीटर, राइट। यहाँ पर देखो थोड़ा आपको यूनिट सब का भी ध्यान रखना होता है, लेकिन वहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, राइट। उसके बाद ऑप्शंस में भी आपको सेंटीमीटर स्क्वायर है। सो बेसिकली यदि आप बहुत ज़्यादा केयर नहीं भी कर रहे हो तब भी कोई गलती होने की चांसेस नहीं होती है। नाउ यू नो दैट व्हाट इज लेंथ एंड यू नो दैट व्हाट इज ब्रेड्थ। ब्रेड्थ क्या है, 40 सेंटीमीटर है, राइट। सो बेसिकली एल इंटू बी क्या हो जाएगा, यहाँ से एल इंटू बी यदि आप फाइंड आउट करोगे तो वो हो जाएगा आपका 50, एल की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू है 40 सेंटीमीटर। सो दिस इज बेसिकली 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो मेंसुरेशन से यूजुअली इजियर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन यूपीएससी सीसैट एग्जाम, और ऑब्वियस है कि आपको स्क्वायर रेक्टेंगल सबका जो है सो एरिया, परिमीटर, डायगोनल का लेंथ, ये सब वाले फार्मूलाज आपको याद होने ही चाहिए। और यूजुअली ये फार्मूलाज हमें याद भी रहते हैं क्योंकि इन फार्मूलाज का यूज हम लोग बचपन में भी हमें करना होता है, राइट। वहाँ पर भी बहुत आसान आसान क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं एरिया, परिमीटर सबसे रिलेटेड। नाउ लेट अस फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया हुआ है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 6 मोर देन इट्स नंबरेटर। सो क्या हम अज्यूम कर सकते हैं कि नंबरेटर जो है सो x है। अब यदि नंबरेटर x है मीन्स डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, दैट इज x प्लस 6, मीन्स ये फ्रैक्शन क्या है, x बाई x प्लस 6 है। नाउ इफ यू रीड फर्दर, अब आपको क्या दिया हुआ है, इफ द नंबरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8, सो नंबरेटर क्या हो जाएगा, x प्लस 8, राइट। एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 10, सो डिनोमिनेटर क्या है, x प्लस 6 है। सो x प्लस 6 माइनस 10, सो व्हाट डज इट मीन, x माइनस 4, x प्लस 6 माइनस 10 करोगे आप तो x माइनस 4 हो जाएगा। तो रिजल्टिंग फ्रैक्शन क्या है, दैट इज 4/3। अगेन यू नीड टू डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो 3 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू 3 इज 24, 4 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू 4 इज माइनस 16। सो बेसिकली यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, 3x माइनस 4x माइनस 16 माइनस 24, सो माइनस x इक्वल टू माइनस 40, सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 40। एक बार आपने x का वैल्यू 40 फाइंड आउट कर लिया। नाउ लेट अस लुक एट द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द सम ऑफ द ओरिजिनल नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर। रीड दिस पार्ट वेरी केयरफुली, राइट। सो बेसिकली आपको x और x प्लस 6 का सम पूछा जा रहा है, क्योंकि आपका ओरिजिनल नंबरेटर क्या होगा, दैट इज 40/40 प्लस 6। आप देख सकते हो दिस इज 40/46, यही तो है आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन, राइट। 40/46। आपसे क्या पूछा जा रहा है, x प्लस 6 का वैल्यू पूछा जा रहा है। x का वैल्यू क्या है, 40, सो 40 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 86। ये आप यहाँ से भी डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते थे, 40 प्लस 46 इज इक्वल टू 86, सो 86 इज आवर आंसर। सो इस टाइप के क्वेश्चंस भी फ्रैक्शन से रिलेटेड यूपीएससी सीसैट में पूछे जाते हैं और ये आसान होते हैं। इफ यू गेट क्वेश्चंस रिलेटेड टू फ्रैक्शन जिसमें नंबरेटर डिनोमिनेटर के साथ कुछ ऑपरेशंस करना होता है आपको, यू कैन डेफिनेटली फोकस ऑन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस एट द बिगिनिंग ऑफ योर एग्जाम। ओके, अब यहाँ पर जो है सो कुछ आपको दिया हुआ है, क्या सब दिया हुआ है देखो। फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 6 इंडिविजुअल्स देयर आर 6 इंडिविजुअल्स, उनके नाम है अकबर, बीरबल एंड सो ऑन। अब इसे आप देखो यदि केयरफुली तो आप इसे ABCDEF की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। क्यों ही आप जो है सो पूरा नाम पढ़ने जाओगे, किसी भी 2 पर्सन का नाम सेम लेटर से शुरू नहीं हो रहा है, सो इसे आप ABCDEF भी पढ़ के सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 2 टीम्स ऑफ 3 मेंबर्स ईच आर टू बी फॉर्म। सो बेसिकली 2 टीम बनेगी, दोनों टीम में 3-3 मेंबर होंगे, दोनों टीम में 3-3 मेंबर होंगे।
और क्या दिया हुआ है आपको, सिलेक्शन के लिए कुछ कंडीशंस है। पहला कंडीशन क्या है, अकबर और क्रिस सेम टीम में नहीं हो सकता। दूसरा कंडीशन है बीरबल और डायना सेम टीम में ही होना चाहिए, मस्ट, राइट, कि बीरबल यदि है तो उस टीम में डायना भी होना ही चाहिए। व्हाट अबाउट अनदर वन, क्रिस एंड एहसान कांट बी ऑन द सेम टीम, सो बेसिकली सी और ई सेम टीम में नहीं हो सकते। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दो वे होते हैं। एक होता है कि या तो आप ऑप्शन से डील कर लो, एक होता है कि पहले आप टीम ही बना लो फिर आप मैच कर लो। बट आई विल सजेस्ट कि यदि आप ऑप्शन से भी करोगे तो उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखो, यदि आप ऑप्शन ए को देखोगे तो अकबर, एहसान एंड फरीद जो है वो किसी भी दिए हुए कंडीशंस को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, राइट, क्योंकि कहीं नहीं है कि अकबर एहसान सब साथ नहीं हो सकता, एहसान फरीद नहीं हो सकता, या अकबर फरीद साथ नहीं हो सकता, ऐसा कहीं कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। बट इफ यू लुक एट ऑप्शन बी में अकबर, बीरबल एंड एहसान, लेकिन क्या कंडीशन है कि बीरबल और डायना सेम टीम में होना ही चाहिए। क्वेश्चन क्या है, गिवन दिस कॉन्स्टेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स मस्ट फॉर्म वन ऑफ द टू टीम्स। सो बेसिकली दो टीम जो बनेगी उसमें से कोई एक टीम इन ऑप्शंस में उसे ही आपको पिक करना है। इफ यू लुक एट ऑप्शन बी, अकबर, बीरबल एंड एहसान, अब देखो यहाँ पर बीरबल तो है बट डायना नहीं है, बट क्या दिया हुआ है, बीरबल एंड डायना मस्ट बी ऑन द सेम टीम। सो ऑप्शन बी तो आपका आंसर नहीं हो सकता। इफ यू लुक एट ऑप्शन सी, अकबर, डायना एंड क्रिस, देखो यहाँ पर डायना तो है बट बीरबल नहीं है, सो बेसिकली यहाँ पर ऑप्शन सी इज एलिमिनेटेड। व्हाट अबाउट ऑप्शन डी, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि बीरबल है लेकिन डायना नहीं है, तो इसे आप एलिमिनेट कर सकते हो। वैसे आप एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते थे ऑप्शन सी और डी में कि यहाँ पर क्रिस और एहसान साथ में है, लेकिन क्या दिया हुआ है, क्रिस और एहसान साथ में नहीं हो सकते, इसलिए भी आप ऑप्शन डी को डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते थे। यहाँ पर देखो अकबर और क्रिस साथ में दिए हुए, लेकिन क्या है, अकबर और क्रिस साथ में नहीं हो सकता। सो व्हाट डज इट मीन कि इस ये भी ऑब्जर्व करके आप इसे एलिमिनेट कर सकते थे। तो एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑप्शन ए। सो इस वे में आपको टीम भी नहीं फॉर्म करना पड़ा, आपने ऑप्शंस को चेक किया एंड यू गॉट योर आंसर। ठीक है, आपने ऑप्शन ए देखा, यू आर नॉट श्योर अबाउट कि शायद यही आंसर होगा, so we went to check option B, C and D and we were able to eliminate all of those three options B, C and D, thus option A is our answer। एक चीज आप और भी ऑब्जर्व कर सकते थे कि देखो क्रिस ना तो अकबर के साथ हो सकता ना तो एहसान के साथ हो सकता। व्हाट डज इट मीन कि क्रिस जो है सो अकबर, एहसान के साथ नहीं हो सकता है। ठीक है, सो बेसिकली यदि आप यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि किसी एक ग्रुप में बीरबल है, राइट, और उसके बाद डायना भी, आप इस वे में भी इसे सॉल्व कर सकते थे। सो बेसिकली और ये है कि क्रिस ना ही अकबर के साथ हो सकता है ना ही एहसान के साथ हो सकता है। सो द ओनली पॉसिबल वे कि क्रिस को आप बीरबल और डायना के साथ दे दो और जो बाकी के 3 लोग हैं उसे एक ग्रुप में डाल दो, उससे आपका आंसर आ जाता। बाकी दूसरे वाले ग्रुप में अकबर आ जाता, एहसान आ जाता, फरीद आ जाता। आप किसी भी कंडीशन को तोड़ भी नहीं रहे, जो कंडीशन है उसे आप फॉलो कर रहे हो। सो ऑप्शन ए इज आवर आंसर। नाउ लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 16, 12, 15 एंड 18। सो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, तभी हम लोग एलसीएम और एचसीएफ वाला भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, राइट। सो यदि मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे को लिस्ट नंबर बताओ जो डिविजिबल हो 16, 12, 15 एंड 18 से, कैसे बताओगे आप मेरे को। उसके लिए आप क्या करोगे, इन सारे नंबर्स का मल्टीपल फाइंड आउट करोगे, फिर उसमें से कॉमन पिक करोगे, फिर उसमें से लिस्ट वाला लोगे, राइट। वो नंबर क्या होगी, लिस्ट नंबर होगी जो इन चारों से डिविजिबल हो, राइट। इसलिए आपको एलसीएम का बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए। सो क्या होगा इन सब का एलसीएम, मैंने आपको नंबर सिस्टम वाले लेक्चर से बताया था कि एक तरीका तो होता है जो नॉर्मली हम लोग बचपन में फॉलो करते हैं, दूसरा होता है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। यू कैन राइट 16 एज 2 to the power 4, राइट। आप इस तरीके से लिख कर सकते हो 2 into 8, देन 2 into 4, 2 into 2, देन 2 into 1। दूसरा कि 12 के लिए आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट 2 to the power 2 into 3 to the power 1। व्हाट अबाउट 15, 3 to the power 1 into 5 to the power 1। आप चाहो तो पावर 1 नहीं भी दिखा सकते हो, यूजुअली हम लोग पावर 1 नहीं दिखाते हैं। व्हाट अबाउट 18, 18 is 2 to the power 1 and 3 to the power 2। देखो 2 into 9 is 18, 3 into 5 is 15, 4 into 3 is 12 and we have to find LCM। LCM के लिए आप क्या करोगे, LCM के लिए मैंने आपको बताया था कि जो भी प्राइम नंबर्स आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में दिख रहे हैं सबको पिक करना है और सबका मैक्सिमम पावर लेना है।
कौन कौन सा प्राइम नंबर आपको दिख रहा है? आप देखो 2 दिख रहा होगा आपको, 3 दिख रहा होगा आपको और 5 भी दिख रहा होगा आपको। 2 का मैक्सिमम पावर क्या है? इफ यू लुक एट ऑल ऑफ द अवेलेबल 2, द मैक्सिमम पावर इज 4, सो 2 का पावर आपको 4 लेना है। देन मल्टीप्लाई 3 का तो मैक्सिमम पावर क्या है? 1 1 2, सो 3 का मैक्सिमम पावर है 2 और 5 का मैक्सिमम पावर क्या है? 1, राइट। एलसीएम में यही होता है, जो भी प्राइम नंबर्स दिख रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन में सबको ले लो, सबका मैक्सिमम पावर ले लो जो अवेलेबल है और उसे मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज योर एलसीएम, राइट। सो दिस इज बेसिकली 16 इंटू 9 इंटू 5, 16 इंटू 5 क्या होता है? 80, 80 इंटू 9 क्या होता है? 720। सो बेसिकली दिस इज योर एलसीएम। सो 720 इज द लिस्ट नंबर that is divisible by all of these 4 numbers 16, 12, 15 and 18, right? ये तो लिस्ट नंबर है, लेकिन आपको क्या बताना है? आपको बताना है व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब मेरे को बताओ, यदि मैं आपसे सिंपल लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर पूछूं तो आपके माइंड में क्या आता है? आर यू एबल टू थिंक 9999 क्या आपको ये समझ में आ रहा है? यही तो है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। लेकिन ये नंबर जरूरी तो नहीं है कि ये जो है सो इन चारों नंबर से डिविजिबल होगा, ऐसा कुछ जरूरी तो नहीं है। सो बेसिकली आपको करना क्या होगा? आपको चेक करना होगा क्या ये नंबर जो है सो डिविजिबल है, लेकिन आप इसके लिए आप इन नंबर से चेक करने तो नहीं जाओगे। सो द बेस्ट वे क्या होता है कि आप जो यहाँ पर एलसीएम आया है उससे आप डिवाइड करो, या सपोज आप इस तरीके से भी सोच सकते हो कि 720 क्या है? लिस्ट नंबर है जो उन चारों नंबर 16, 12, 15, 18 से डिविजिबल है। नेक्स्ट वन क्या होगा? 720 इंटू 2, दैट इज 1440। 720 के बाद 1440 इज द नेक्स्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल ऑफ दोज 4 नंबर्स। थर्ड नंबर क्या होगा? दैट इज 720 इंटू 3, सो 2160 इज द थर्ड नंबर, इज द थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल ऑफ दीज 3 नंबर्स, राइट। सो बेसिकली आपको करना क्या होगा? यू विल हैव टू डिवाइड इट बाय 720, ओके। सो 720 इंटू 1 करोगे आप, सो 9 में से -2 करोगे, सो ऑब्वियस है 7, देन 279 एंड देन अगेन 9, राइट। सो बेसिकली उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद अगेन आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, सो 2160 आ जाएगा, सो 9 -6 यहाँ पे 3, देन 639 क्या आ गया आपका? यहाँ पर 639 आ चुका है, ओके। सो बेसिकली यदि आप इस नंबर में से 639 सब्सट्रैक्ट कर दो तो जो नंबर मिलेगा आपको, उसके बाद जो आपको नंबर मिलेगा, दैट नंबर विल बी परफेक्टली डिविजिबल बाय ऑल ऑफ दीज 4 नंबर्स 16, 12, 15 एंड 18। तो ओके, तो आप ये करते हैं। अब 999 में से आपको करना क्या है? यू हैव टू सब्सट्रैक्ट 639, सो दिस इज बेसिकली 0, this is 6, this is 3, this is 9. So this is the largest 4-digit number. 9360 is the largest 4-digit number that is divisible by these 4 numbers 9360, okay. So basically इसी का सम बताना है आपको। 9 plus 3 is 12, 12 plus 6 is 18, so the answer is option D, answer is 18, right। तो आप देख सकते हो। लेकिन क्या है कि देखो कुछ आई हैव ऑब्जर्व्ड कि यूजुअली जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एलसीएम और एचसीएफ से, बचपन में तो हम लोग कई बार याद कर लेते हैं, राइट। इसलिए ही हम उन चीज़ों को भूलते चले जाते हैं, राइट। लेकिन आपका होना क्या चाहिए? आपका यदि एलसीएम या एचसीएफ वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आता है, उसके बाद यदि क्वेश्चन को आप इंटरप्रेट कर पाओ, उसके बाद यदि आप ये सब प्रोसेस नहीं भी याद रखोगे, इवन इन दैट केस यू विल बी एबल टू थिंक। लेकिन इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, सो आई विल सजेस्ट कि आप इसे ट्राई नहीं करो एग्जाम के बिगिनिंग में, राइट। क्योंकि यहाँ पर चैलेंज क्या था? आपसे सम पूछ दिया था। यदि आपसे सपोज नंबर पूछ दिया जाता तो मैं आपको कहता कि ऑप्शंस यूज कर लो, लेकिन आपसे तो सम ऑफ द डिजिट्स पूछ दिया गया था ताकि आप ऑप्शंस को नहीं यूज कर पाओ, राइट। यदि सपोज नंबर्स होता यहाँ पर दिया हुआ 9360, 9480, तो आप क्या करते? आप चेक कर लेते उन चारों ऑप्शंस में से कि कौन सा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो डिविजिबल है उन चारों नंबर से। तब आपको ये सब वे आप नहीं भी फॉलो करते, नहीं भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आता, तब भी आप कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर सम पूछा गया था, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। नाउ लेट अस फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 8। पार्टनरशिप से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में पार्टनरशिप से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। So there are 3 persons, they have started a business together with the investment in the ratio of
2:3:4 उनका इन्वेस्टमेंट पीरियड भी है। आई हैव टोल्ड यू इन द लेक्चर ऑफ पार्टनरशिप कि क्या होता है, प्रॉफिट का जो रेशियो होता है ऑब्वियस है वो मतलब जो भी पर्सन बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे उनके कंट्रीब्यूशन के रेशियो में होता है। एंड जब आप पार्टनरशिप चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर कंट्रीब्यूशन के रेशियो को फाइंड आउट करने का सिंपल सा मेथड ये होता है, कैपिटल इंटू टाइम पीरियड करोगे आप, उसके बाद उसका रेशियो ले लोगे आप, और वही क्या होगा आपका, जो भी पर्सन बिजनेस में इन्वॉल्व है उनका प्रॉफिट में रेशियो वही रेशियो बताएगा। ओके, सो बेसिकली देयर आर 3 पर्सन्स ए बी एंड सी। सो उनका इन्वेस्टमेंट का क्या रेशियो है, 2:3:4। आप चाहो तो इसे 2x 3x 4x भी मान सकते हो, बट अल्टीमेटली जब आप रेशियो निकालने जाओगे तो x तो कैंसल ही हो जाएगा। दैट्स वाई जो एजुकेटर्स होते हैं वो आपको बताते हैं कि आपको x जो है सो नहीं मानना है, क्योंकि क्यों ही आप अपना टाइम यहाँ पर वेस्ट करोगे। ओके, सो बेसिकली ये 2 3 4 है। टाइम पीरियड क्या है, इन्वेस्टमेंट पीरियड मंथ्स में है। ए के लिए क्या है, 8 मंथ्स है, बी के लिए 10 मंथ्स है, सी के लिए 6 मंथ्स है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको टाइम पीरियड में थोड़ा सा केयरफुल रहना होता है। ऑब्वियस है, यूजुअली यूपीएससी सीसेट में टाइम पीरियड आपको या तो सब के सब मंथ्स में मिलेंगे या तो ईयर में मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखना है सबका टाइम पीरियड सेम होना, यदि मंथ्स में है तो मंथ्स में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी का आप ईयर में ले लो और किसी का मंथ्स में ले लो। ओके, अब यदि क्या फंडा है कि जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो उनके कंट्रीब्यूशन के रेशियो में होता है, और यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जो कैपिटल इनटू टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड के लिए वो कैपिटल इन्वेस्ट किया गया। सो ए के लिए आप क्या लिखोगे, 2:8, बी के लिए 3:10, सी के लिए 4:6। इसी का आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। अब देखो इनमें से जो कुछ नंबर्स हैं, जैसे आप 8 को देख सकते हो, दिस इज डिविजिबल बाय 2, या 2 भी डिविजिबल बाय 2 है, 10 इज डिविजिबल बाय 2, 4 6 इन दोनों में से किसी को भी आप चाहो तो 2 से डिवाइड कर सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पर आप कर सकते हो 2:4, 2:5 एंड 2:3। उसके बाद अब देखो ठीक है, ये दोनों नंबर्स 2 4 मतलब ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 2:4, 4 से भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, लेकिन ये तो नहीं है 2 से डिविजिबल। ये दोनों 3 से डिविजिबल है, बट ये नंबर 3 से नहीं डिविजिबल है, तो आप फर्दर इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सो 2:4 इज 8, ओके, देन 3:5 इज 15, देन 4:3 इज व्हाट, दैट इज 12। ओके, अब जरा देखो आप 8, 15, 12 ये इनके प्रॉफिट का रेशियो आ चुका है। व्हाट डज इट मीन, इफ ए गेट्स 58 रुपीज एज प्रॉफिट, बी विल गेट 15 रुपीज एज प्रॉफिट, सी विल गेट 12 रुपीज एज प्रॉफिट। What does it mean? यदि total profit 15 plus 12 is what? That is 27. 27 plus 8 is what? That is 35. यदि total profit 35 rupees होगा तो A will get 8 rupees, B will get 15 rupees and C will get 12 rupees. Okay? So basically आपको क्या दिया हुआ है? At the end of business, the difference between the profit shares of A and C is rupees 4000. Okay, यहाँ से आप ये भी मान सकते हो कि ए का प्रॉफिट सपोज 8 के है तो बी का 15 के होगा, सी का 12 के होगा, तो ए और सी का प्रॉफिट का डिफरेंस क्या होगा, दैट इज 12 के माइनस 8 के, और वो किसके इक्वल है, वो 4000 के इक्वल है। सो 4 के इक्वल टू 4000, सो द वैल्यू ऑफ के इज 4000 by 4, सो दैट इज 1000। नाउ लेट अस लुक एट द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्या फाइंड आउट करना है आपको फाइंड आउट करना है टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस यदि आपको फाइंड आउट करना है, आपने यदि 8 के 15 के 12 के यदि यहाँ पर आपको मिला है कि इनका प्रॉफिट है, तो टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इन तीनों को ऐड करोगे आप, दैट इज 35 के। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, द वैल्यू ऑफ के इज 1000। सो व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज 35 into 1000। सो द आंसर इज 35,000 रुपीज। सो बेसिकली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो पार्टनरशिप से क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन योर यूपीएससी सीसेट एग्जाम, और यूजुअली आसान होता है पार्टनरशिप चैप्टर almost in any exam, right? So you can focus on the questions of partnership even at the beginning of your exam. ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये काफ़ी आसान है। कई बार ऐसे ए बी सी डी ई, ठीक है, यहाँ पर आपको 3 ही वेरिएबल ए बी सी दिख रहे हैं, कई बार आपको 4 5 भी देखने को मिल सकते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान है। क्या दिया हुआ है आपको, a इक्वल टू बी बाई 7, इसे आप लिख सकते हो क्या, a बाई बी इक्वल टू 1/7। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोच सकते हो, इफ यू आर नॉट एबल टू थिंक a बाई बी इक्वल टू 1/7।
देन b इक्वल टू 4c/5। तो यहां पर भी आप सोच सकते हो b/c इक्वल टू 4/5। ओके, सो आपको a/b दिया हुआ है, आपको b/c दिया हुआ है, आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है a/c, आपको बताना है कि a/c क्या होगा। ओके, अब यदि a/c आपको बताना है, देखो अब यहाँ पर b7 है, यहाँ पर b4 है, एक टर्म यदि आप कर लो तो आपका टर्म आसान हो जाएगा। यहाँ पर b को सेम बना लो, 7 है यहाँ 4 है, तो आपको क्या करना है, ऐसा कोई वैल्यू ले आते हैं जो जिससे b का वैल्यू दोनों रेशियो में क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो इसके लिए बेस्ट वे क्या होता है कि आप एलसीएम ले लो 7 और 4 का। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 7 एंड 4? दैट इज 28, राइट। सो बेसिकली इसे आप 28 बना लो। यदि आप b को 28 बना लोगे, मीन्स 7 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, इन दैट केस आपको a को भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, सो 1 इंटू 4। यहाँ पर अब ऑब्वियस है, यदि आप b को 28 बनाओगे तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे, सो b क्या, यदि 28 हो गया 4 इंटू 7, सो c क्या, 5 इंटू 7, सो दैट इज 35। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि a का वैल्यू 4 है, इन दैट केस b का वैल्यू 28 है, इन दैट केस c का वैल्यू 35, इन दैट केस। ओके, आपको क्यों बताना है, a रेशियो c बताना है। a रेशियो यदि c बताना है तो आप इजीली बता सकते हो कि 4/35 हो जाएगा। सो द आंसर इज ऑप्शन डी, राइट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सी सेट में डिफिकल्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, कई बार कुछ बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। तो आपका अल्टीमेट गोल ये भी होना चाहिए कि आउट ऑफ दोज 80 क्वेश्चंस यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दोज इजियर क्वेश्चंस। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी। एज ए ऑलवेज से कि प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस आपको तभी सॉल्व करना चाहिए या तो आपने प्रोबेबिलिटी अच्छे से पढ़ लिया है, प्रोबेबिलिटी पी एंड सी से रिलेटेड, या तो एटलीस्ट आपका बेसिक्स क्लियर हो, या फिर कहीं ना कहीं आपका मैथ्स बैकग्राउंड हो, तो थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाता है, राइट। जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं उनके लिए ऑब्वियस है, थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है प्रोबेबिलिटी पी एंड सी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना विदाउट डिसेंट प्रैक्टिस। सो इफ यू लुक एट क्वेश्चन नंबर 10, क्या दिया हुआ है, बैग कंटेन्स 2 ब्लैक 3 येलो एंड 2 पर्पल डिस्टिंक्ट बॉल्स। इफ 2 balls are drawn at random, what is the probability that none of the balls drawn is yellow? सो बेसिकली 2 बॉल जो है सो आप रैंडमली यदि सपोज बाहर निकाला जा रहा है, आपको क्या बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन दोनों बॉल में से एक भी बॉल येलो नहीं हो। यदि दोनों बॉल में से एक भी बॉल येलो नहीं हो, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि दोनों बॉल ब्लैक और पर्पल तो हो सकता है बट येलो नहीं हो सकता। ब्लैक और पर्पल तो हो सकता है बट येलो नहीं हो सकता। अब यदि मैं आपसे लॉजिकली पूछूं कि इस बैग में व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, आप आसानी से बता दोगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज 7। और यदि मैं आपसे ये पूछूं कि इन 7 बॉल्स में से आप 2 बॉल्स बाहर निकाल रहे हो, कितने वे में आप फाइंड आउट कर सकते हो? थोड़ा सा आपका पी एंड सी का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एंड यू विल बी एबल टू आंसर कि यदि उन 7 बॉल्स में से आप यदि सिर्फ 2 बॉल बाहर निकाल रहे हो तो कितने वे में आप निकाल सकते हो? 7c2 वेज में आप निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, अब यदि आप अब यदि आप ऑब्जर्व करो कि क्या हुआ, 3 तो येलो बॉल है, ठीक है, बाकी के बॉल क्या है, 2 ब्लैक है 2 पर्पल है, ठीक है। मीन्स यदि आप येलो नहीं हो सकता उन दोनों बॉल में से कोई भी बॉल, मीन्स 4 बॉल से, मीन्स बॉल या तो येलो नहीं हो सकता, ब्लैक पर्पल हो सकता है, तो मीन्स इन्हीं 4 बॉल्स में से कोई 2 बॉल हो सकता है। तो यदि मैं आपसे ये पूछूं कि 4 बॉल्स में से यदि आप 2 बॉल्स बाहर निकालोगे, कितने वे में आप निकाल सकते हो? 4c2 वेज में आप निकाल सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सिंपल है कि यदि सपोज वो बॉल येलो नहीं हो सकता, ब्लैक और पर्पल हो सकता है, इन दैट केस यू कैन, आप जो है सो 2 बॉल को ड्रॉ करोगे उन 4 बॉल्स में से, तो 4c2 होगा, राइट। और इधर 7 बॉल्स में से आप 2 बॉल्स बाहर निकालोगे, दैट इज 7c2। अब आपको थोड़ा सा एनसीआर सबका वैल्यू भी समझ में आना चाहिए कि एनसीआर कैसे निकालते हो, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। सो बेसिकली दिस इज 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, देखो आप n माइनस r, सो 4 माइनस 2 इज 2, सो दिस इज बेसिकली 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, देन 7 माइनस 2 दैट इज 5 फैक्टोरियल, सो दिस इज बेसिकली 4 फैक्टोरियल, देन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आपका 7 फैक्टोरियल आ जाएगा, एंड फिर 2 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये वाला वैल्यू यहाँ चला जाएगा और ये वाला वैल्यू आपका यहाँ आ जाएगा। ओके, सो 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल तो एक दूसरे को इजीली कैंसिल कर देगा।
ये जो आपका 4 फैक्टोरियल है इसे आप लिख सकते हो 4 इंटू 3, देन 2 फैक्टोरियल, ये फिर आपका 5 फैक्टोरियल ही है, ये आपका 2 फैक्टोरियल ही है, और ये जो 7 फैक्टोरियल है इसे आप इस वे में लिख सकते हैं, यू कैन राइट 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, राइट. So 5 factorial and 5 factorial will cancel each other. 2 factorial and 2 factorial will cancel each other. Then obviously 3 into 1 and 3 into 2, 2 into 2, so basically 2 by 7. So the answer is 2 by 7. So option B is the right answer. बट आई विल सजेस्ट यू कि आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस तभी ट्राई करो यदि आपका बेसिक्स क्लियर है, यदि आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो या आपने डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया है. अदरवाइज आप एग्जाम में एक बार पढ़ लो, यदि आपको लगता है कि जो पूछा जा रहा है इस टाइप के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया है, आप कंटिन्यू कर सकते हो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो. ओके, सो इफ यू वांट टू solve this kind of interesting questions for your UPSC CSAT exam, you should follow our lectures religiously.